दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप लोगों को हम लोगों की जो एनटीपीसी प्रीवियस ईयर की जीके और जीएस की 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, इसका पार्ट 6वां लेकर आया हूं। इसमें हमारे महत्वपूर्ण 12 टॉपिक होंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड हम आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले चैनल पे जो लोग नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको मैं 2 से 3 सेकंड दूंगा, आप लोग सोचिए और इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है? तो चलिए इसको बताते हैं हम लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था, ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रजत रंगड़ी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? आपको बताना है। रजत रंगड़ी जो एक बुक है, उसमें किस राज्यों का वर्णन किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। रजत रंगड़ी जो बुक है वो कर्णहर के द्वारा लिखित, ठीक है, कल्हण के द्वारा लिखित राजा जयचंद्र के, जिनका शासनकाल हुआ था 1128 से 1154 के बीच, ठीक है? कश्मीर में उनके शासन का वर्णन है किसमें? रजत रंगड़ी में, ठीक है? और ये किसके द्वारा लिखा गया है? कल्हण के द्वारा। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा, ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तांत्रिक योगिनी पद का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है, चौथा है राजस्थान। आपको बताना है तांत्रिक योगिनी पद का मूल स्थान कहाँ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा था, ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूटान पर कूच विहार के एक राजा संगलिब्ध द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? आपको जवाब देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बिहार के राजा संगलद्वीप द्वारा भूटान पर नियंत्रण किया गया था, ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परमार राजवंश से राजा भोज संबंधित थे। और ये परमार राजवंश के 9वें राजा थे, ठीक है? और परमार राज्य की जो राजधानी थी धारा नगरी थी। क्या थी? धारा नगरी थी, ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आप लोग 4 ऑप्शन पढ़िए, हम आपको सही जवाब बताते हैं कौन सा सही होगा, ठीक है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा पहला क्या है? भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति भारत की राष्ट्रपति की शक्ति को अमेरिका राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी शक्ति है, ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है? और आप लोग को बताना है कि जो अभी के हमारे राष्ट्रपति जी हैं, अर्थात रामनाथ कोविंद जी हैं, वो हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा सदस्य की सदस्यता का धारक जरूरी नहीं है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए ये अर्हता नहीं है, ठीक है? जबकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है तथा 35 वर्ष की आयु भी होनी चाहिए तथा राज्यसभा का सदस्य भी होना चाहिए, ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति इनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा बी और सी दोनों सही होंगे। क्यों सही होंगे? क्योंकि संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य, इसका मतलब संसद का जो दोनों सदन होता है अर्थात राज्यसभा और जो लोकसभा होता है, दोनों सदन इसमें ऐड हो गए, ठीक है? और जो इसमें राज्यसभा भी दे दिया है, ठीक है, इसका भी होना जरूरी है। तो इसके लिए ऑप्शन बी और सी दोनों सही होंगे, ठीक है? रेलवे ने इसका जवाब अगर उसमें बी भी मारा होता तब भी सही मानते, सी भी मानते तब भी सही होते, ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आज का अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एस राधाकृष्णन, जो थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, इनका कार्यकाल 1952 से, ठीक है, 1962 तक था। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम के जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? वो है एम वेंकैया नायडू जी हैं, जिनका व्यक्तिगत नंबर 13 है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो वे 13वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे, ये भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, आज का अगला प्रश्न है, हट्टी गोल्ड माइंस कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हट्टी गोल्ड माइन कर्नाटक में स्थित है और इसकी स्थापना 1947 में, कब? 1947 में हैदराबाद गोल्ड माइंस के रूप में हुई थी। किसके बाद? हैदराबाद गोल्ड माइंस के रूप में हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है, आपको बताना है कि कथन और कारण सही हैं, दोनों एक दूसरे के निष्कर्ष निकालते हैं या नहीं। तो कथन क्या कह रहा है? शिमला दिल्ली की अपेक्षा ठंडा है, और दूसरा कारण क्या कह रहा है? शिमला दिल्ली की तुलना में ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। तो जो इसका कारण और कथन है दोनों सही हैं। कैसे सही हैं? तो शिमला है हमारा, ठीक है, शिमला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये दिल्ली की अपेक्षा अधिक ठंडा है, ये तो ठीक है। और कारण क्या कह रहा है? जो शिमला है वो दिल्ली की तुलना में अधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए ठंडा है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता जाता है। ठीक है, तो जो जो ऊंचे स्थान पे होंगे वो अधिक ठंडे होंगे निचले स्थान से। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी, इसका सही हो जाएगा। सी क्या दिया है इसमें? ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर हमारा कारण जो है ए की उचित व्याख्या करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट मैदान किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है वो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम है, और इसका निर्माण 1893 में किया गया था। कब किया था? 1893 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है किस राज्य से कर्क रेखा हमारी नहीं गुजरती है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर से होकर हमारी कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा से ये होकर गुजरती थी। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है हमारी वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? एक राजस्थान हो गया, एक हो गया हमारा गुजरात हो गया, हम लिख देते हैं, एक गुजरात हो गया, ठीक है, एक गुजरात हो गया, एक राजस्थान हो गया, एक मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, कौन सा? मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और एक झारखंड हो गया, एक पश्चिम बंगाल हो गया, एक त्रिपुरा हो गया, और एक मिजोरम हो गया। ठीक है, कुल 8 राज्य हो गए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थार का रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है, आप लोग को बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थार का रेगिस्तान राजस्थान राज्य में स्थित है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, थार के रेगिस्तान को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है, और इसका क्षेत्रफल है कितना है? 3,20,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को क्या कहते हैं, आपको बताना है। अगर पूरे ग्रह पे समान दिन और रात हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे हम लोग विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। सामान्यतः 20 से 21 मार्च को, कब? 20 से 21 मार्च को, व 22 से 23 सितंबर को, कब? 22 से 23 सितंबर को, और 20 से 21 मार्च को जो दिन और रात की अवधि होती है लगभग 12-12 घंटे की होती है। कितने 12-12 घंटे की होती है। जो हमारा मार्च में दिन और रात की जो अवधि होती है उसे हम लोग बसंत विषुवत कहते हैं, विषुव कहते हैं, और जो 22 से 23 सितंबर को होती है इसे हम लोग शरद विषुवत कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न है, शब्द विषुव संदर्भित करता है। देख रहे हैं क्वेश्चन कितनी बार रिपीट करता है रेलवे, बस आपको रिवीजन करने की देरी है। बस आप सही से रिवीजन करिए
और अच्छे से आप एग्ज़ाम दे के आइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, शब्द विषु संदर्भित करता है। इसके पहले मैंने आपको बताया था जो विषु शब्द है वो हमारे दिन और रात की एक समान अवधि के होते हैं, ठीक है, इसको संदर्भित करता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न है, शब्द विषु एक वर्ष में कितनी बार आता है। तो अभी मैंने आप लोग को बताया कि शब्द जो विषु है वो एक वर्ष में 2 बार आता है। कितनी बार आता है, 2 बार आता है। कब कब आता है, 20 से 21 मार्च को और 22 से 23 सितंबर को, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। आपको बताना है, 4 शहर के नाम दिए गए हैं, आप लोग बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पोंटियानक जो है ये भूमध्य रेखा लाइन पर पड़ता है। इसे हम लोग भूमध्य रेखी शहर भी कहते हैं, किसे, पोंटियानक को, ठीक है। और यह इंडोनेशिया के पश्चिमी कालीमंतन प्रांत की राजधानी है। कहाँ की है, इंडोनेशिया की पश्चिमी कालीमंतन प्रांत की राजधानी है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मिल्की वे क्या है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिल्की वे एक आकाशगंगा है जिसमें हमारी पृथ्वी और हमारा सौरमंडल स्थित है, ठीक है। हमारा सौरमंडल पूछता है कभी कभी क्वेश्चन में कि हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है, तो आपको बताना है मिल्की वे, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी आकाशगंगा है इसमें लगभग 100 अरब तारे हैं। कितने हैं, 100 अरब तारे हैं। और पूरे ब्रह्मांड में लगभग 1000 अरब आकाशगंगाएं हैं, ठीक है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी हमारी ब्रह्मांड है, ठीक है। हमारे पूरे ब्रह्मांड में 1000 अरब आकाशगंगा हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। और सब तारों के जैसे सूर्य भी हमारा एक तारा है और सूर्य के हमारे 8 ग्रह हैं। सोच सकते हैं आप कितनी बड़ा हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मिल्की वे जो हमारी आकाशगंगा है इसका आकार कैसा है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा सर्पिलाकार है, ठीक है। किस प्रकार का है, सर्पिलाकार, जैसे एक प्लेट की तरह है, चपटे आकार में, ठीक है। आज का अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को। कब, 19 अप्रैल 1975 को इसे अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। और यह उस समय के सोवियत संघ के सहायता से भारत ने प्रथम उपग्रह छोड़ा था, ठीक है। और इसको कॉस्मोस 3M, कॉस्मोस, ठीक है, 3M नामक रॉकेट से छोड़ा गया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपग्रह को IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग श्रृंखला का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, इसरो का धरो लॉन्चर बन गया है, कौन बन गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ASLV, इसरो का धरो लॉन्चर बन गया है। इससे जो हमारा ASLV है इससे इसरो ने सबसे अधिक लॉन्च किए हैं, ठीक है, इसलिए इसे धरो लॉन्चर भी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1987 को पहली बार ASLV का प्रयोग किया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो हाइड्रोजन गैस है ये हमारी अक्रिय गैस नहीं है, जबकि हीलियम, नियॉन, रेडॉन जो हमारे 18वें ग्रुप में हैं वो सारे अक्रिय गैसें हैं, ठीक है। ये गैसें किसी से भी रिएक्शन नहीं करती हैं, इसलिए इन्हें अक्रिय गैसें कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे कौन कौन सी गैसें होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन, जेनॉन आदि ये सब अक्रिय गैसें हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गैस को अज्ञात स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो हमारा जिनॉन है अर्थात एक्सी, ये इसको हम लोग अज्ञात या स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि जो जिनॉन का जो नामकरण था क्या था, इसका नाम है XENOS, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ग्रीक में अज्ञात या अजनबी, इसलिए इसे अज्ञात या स्ट्रेंजर गैस के रूप में जानते हैं, ठीक है। और जो जिनॉन गैस है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ये 54 है, कितना है, 54, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जो पारा होता है ये एक प्रकार की पारद धातु मिश्रण का गठन करती है, ठीक है, जब इसे किसी अन्य धातु के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ क्या होती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो सूखी गैस होती है हमारी, वो होती है हमारी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कौन होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये हमारी सूखी गैस होती है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ये जो ठोस रूप में होती है तो बर्फ़ के रूप में होती है, लेकिन जब ये लिक्विड नहीं बनती है, ये डायरेक्ट अगर जब ये गलती है तो डायरेक्ट गैस के रूप में बन जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। को पिघलाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बर्फ़ को पिघलाने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। किसका? नमक का, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, कौन सा एक जीवाणु संबंधित रोग है? आपको बताना है 4 ऑप्शनों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो उपदंश होता है हमारा एक जीवाणु संबंधित रोग है, और या ट्रोपोनेमा पोरिडम नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? ट्रेपोनेमा, ठीक है, नामक ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। एंटीबायोटिक्स जो होती है मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधित संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जलित रोग है, अर्थात जो प्रदूषित जल से होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जो हैजा होता है हमारा एक जल जलित रोग है, ठीक है, और इसका जो वाहक होता है विब्रियो कॉलोरी नामक जीवाणु होता है, ठीक है। कौन सा होता है? विब्रियो कॉलोरी नामक जीवाणु, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं, के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बीसीजी के वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। किसमें? टीबी में, ठीक है। जो टीबी होती है हमारी, उसमें हम लोग ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें हम लोग बीसीजी की टीका लगाते हैं, ठीक है। और जो इसका जो टीके की खोज थी उसने किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने किया था? ट्यूबरक्लोसिस के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित करता है? पी किसे संदर्भित करता है आपको ये बताना है डीपीटी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। डीपीटी में जो पी होता है वो पार्टोसिस को संबंधित करता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेलवे बजट 2016 के अनुसार रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ रखे जाने वाला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो वडोदरा है, गुजरात के वडोदरा में एक रेलवे विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में निम्नलिखित में से किस रेल मंत्री ने रेल बजट पेश किया था? उसका सही जवाब हो जाएगा उस समय के हमारे रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी ने 2016 का रेल बजट पास किया था। और आपको बताना है, आज का अगला प्रश्न है, रेल बजट 2016 में भारतीय रेल के लिए रणनीति के स्तंभ के रूप में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नौ निर्माण का उल्लेख नहीं था, जबकि नौ अर्जन, नौ संरचना एवं नौ मानक का उल्लेख था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके साथ रेलवे बजट का प्रस्तावित विलय कब से होना निर्धारित है? आपको बताना है, आम बजट के साथ रेलवे बजट का प्रस्तावित विलय कब से होना निर्धारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2017 से 2018 के बीच, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर के षणमुखम सेट्टी ने। किसने किया था? आर के षणमुखम चेट्टी ने 1947 को प्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था, ठीक है। और यह बजट 26 नवंबर
1947 को पेश किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राकेश शर्मा प्रथम यात्री थे भारतीय। ठीक है, भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट था। कौन सा था? चंद्रयान फर्स्ट था, जिसको 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और चंद्रयान फर्स्ट ने ही सबसे पहले ये बताया था कि चंद्रमा पर पानी के अवशेष मौजूद हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई भारत के इसरो के पहले अध्यक्ष थे और इनका कार्यकाल 1963 से, ठीक है, 1963 से 1971 के बीच था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार में भारत सरकार ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसका नाम लाफिंग बुद्धा नाम दिया गया था। ठीक है, उसके बाद ये हमारा जो हुआ था, ठीक है, 18 मई को हुआ था। कब हुआ था? 18 मई 1974 को। ठीक है, उसके बाद 11 एवं 13 मई 1998 को पोखरण में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिसका नाम ऑपरेशन शक्ति था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कप ट्रॉफी में से कौन सा क्रिकेट से संबंधित नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो डेविस कप है ये हमारा टेनिस से संबंधित कप या ट्रॉफी है, जबकि देवधर ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी एवं ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? लेकिन आप लोगों को पता है कि 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कोरोना वायरस के कारण टल गए हैं। अब ये 2021 में होंगे, जुलाई में। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि जो 2021 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टोक्यो, जापान का टोक्यो करेगा। ठीक है, टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसमें दिया है, तो हो चुका है ये, तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरियो जो शहर है, ब्राज़ील का देश है, ब्राज़ील का शहर है, यहाँ पे 2016 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शहर ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 3 बार किया है, आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो लंदन यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का जो शहर लंदन है, इसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 3 बार आयोजन किया है। और यह कब कब हुआ है? तो पहला जो हुआ था 1908 में हुआ था। ठीक है, और दूसरा जो हुआ था 1948 में हुआ था। ठीक है, और तीसरा जो हुआ है 2012 को हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे, आपको बताना है। तो इसको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2012 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लंदन में हुए थे, उसमें भारत ने 2 सिल्वर और 4 जो थे ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है, और आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि 2016 का जो ओलंपिक हुआ था, उसमें भारत ने कितने मेडल जीते थे और कौन कौन से मेडल जीते थे, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।